हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आपके सामने थोड़ा बेस बनाना चाहूँगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ रही, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, किसी भी एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी को फंड अगर रेज करना हो, लॉन्ग टर्म फंड रेज करना हो, तो लॉन्ग टर्म फंड कहाँ से रेज कर सकता है सर? लॉन्ग टर्म फंड रेज करने के कई सोर्सेज हो सकते हैं। नंबर वन, कंपनी कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स। नंबर टू, कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर थ्री, कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है और डिबेंचर्स भी इश्यू कर सकती है। इन तीनों ही सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फंड रेज किया जा सकता है। बेसिकली मैं डिबेंचर्स को एक ब्रॉड कैटेगरी जिसका नाम है डेट उसमें रखना चाहूंगा, क्योंकि फंड रेज करने का एक सोर्स और लोन लेना भी हो सकता है। डिबेंचर्स भी जस्ट लाइक अ लोन ही है, इसलिए मैं डेट की कैटेगरी में ही डिबेंचर्स को रखते हुए बात करूंगा। जो भी कंपनी के फंड रेज करने के सोर्सेज थे, हर सोर्सेज के अगेंस्ट कंपनी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, और इस फंड को यूज करने के बदले कंपनी को जो पे करना पड़ता है वही क्या हो गई? कंपनी की कॉस्ट। क्लियर? तो सर अब हम कौन से सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? हम सभी सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, यानी कॉस्ट ऑफ डेट भी मैं उसे कह सकता हूं। सर क्या मतलब, थोड़ा समझाएं इसे। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली। देखिएगा, एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए। सर डिबेंचर इश्यू किए, डिबेंचर कौन से वाले? डिबेंचर्स जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स। सर क्या मतलब? देखिएगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स का मीनिंग होता है, नाम से देखो, रिडीमेबल, जिसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वापस रिडीम करना है। रिडीम मतलब जब आपने इश्यू करते समय जो पैसा लिया उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस प्रीपे भी करना पड़ेगा, लौटाना भी पड़ेगा, तो वो कहलाते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। और इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब लिया गया पैसा कभी नहीं पे करना। सर ये तो बढ़िया हो गया, लिया गया पैसा कभी पे ही नहीं करना पड़ेगा, रीपेमेंट प्रिंसिपल का नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट दोनों ही केसेस में पे करना पड़ेगा, लेकिन रिडीमेबल के केस में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो अमाउंट लिया गया था उसको भी, यानी प्रिंसिपल को भी वापस रीपे करना पड़ता है। लेकिन इरिडीमेबल डिबेंचर्स में लिया गया पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी पे नहीं करना, हमारी पूरी लाइफ तक कभी भी पे नहीं करना। बस जब तक है डिवेंचर्स तब तक देते रहो इंटरेस्ट, नथिंग एल्स, नो नीड टू वरी। ओके, तो सर हम कौन सा देखने जा रहे हैं अभी? मैं दोनों की कॉस्ट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स। देखिएगा, ये है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स। मैं आपको एक बात और बता देता हूं साथ में, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का सिंबल रहेगा के और उसके फुट में रहेगा डी, स्मॉल डी, के डी, कॉस्ट ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ डेट के डी, यस, क्या करें, कॉस्ट की स्पेलिंग आप जानते हैं, वैसे तो सी होती है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे सिंबल के से लिखेंगे, पॉपुलर टर्म यही है, के डी, कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर? कॉस्ट ऑफ डेट में मैंने पहले देखा कॉस्ट ऑफ इरिडेबल डिवेंचर्स। सर कॉस्ट मतलब अब क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो, कॉस्ट का मतलब किसी भी चीज को यूज कर रहे हो तो यूज करने के बदले जो पे करना है वो उसकी कॉस्ट है। बट ध्यान रहे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, क्या सर, कॉस्ट हम एनुअल कैलकुलेट करेंगे, एंड नंबर टू, कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज फॉर्म, नॉट इन एब्सोल्यूट फॉर्म। हम लोग कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यानी किसी कंपनी ने ₹100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू किया। सर 100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू किया तो क्या हो गया इसमें? डिबेंचर इशू किया तो उस पर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। कब पे करना पड़ेगा? हर साल पे करना पड़ेगा। हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वही उस डिबेंचर्स की क्या हो गई? कॉस्ट। क्लियर?
तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इंटरेस्ट होता है वही कॉस्ट है? बिल्कुल ठीक बात, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिएगा, एक डिवेंचर है जिसके आगे मैं परसेंटेज लिख देता हूं 12% डिवेंचर्स। इनफैक्ट डिवेंचर ही लिखता हूं मैं, क्योंकि मैं अभी एक ही ले रहा हूं जिसकी वैल्यू है 100। 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर है और मैंने उसे मान लेते हैं एट पार यानी ₹100 में इशू किया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। अब क्वेश्चन आया कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? तो सर कॉस्ट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ। देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, हालांकि यहाँ लिखा हुआ भी है बट उसको बाद में लिखूंगा। क्या है? कितना रुपया कंपनी ने लिया? सर 100 रुपया लिया। क्या पे किया इस पर कंपनी ने? सर 100 का 12% यानी 12 रुपए पे किया। तो बताओ हमने जो लिया उसके बदले क्या दिया? 100 लिया, उसके बदले क्या दिया? 12। तो परसेंटेज में कितना हुआ? तो ये परसेंटेज में निकालने के लिए 200, तो आंसर आ गया 12%। सर आपने क्यों टाइम पास किया? सीधा ही बोल देते जो इंटरेस्ट रेट होती है वही कॉस्ट होती है। बात तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन इतना आसान भी अगर होता तो मैं सीधा ही लिख देता ना, इंटरेस्ट रेट ही कॉस्ट ऑफ डेट होती है। थोड़ा हमें इसे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे सर? देखो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल था, वो मैंने बताया। पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है। केडी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इनटू 100। देखो इंटरेस्ट ओके कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रोसीड्स क्या बोला है सर ये समझाओ। सुने, नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है इश्यू करने पे कंपनी के पॉकेट में क्या आया। मतलब मान ले मैंने अभी इस एग्जांपल में 100 की फेस वैल्यू का डिवेंचर लिया, 100 में ही इश्यू किया, 100 ही कंपनी के पॉकेट में आया, तो अभी तो यही नेट प्रोसीड रहा। बट इन केस अगली चीज अगर मान लो यहां पे ये होती, फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹100 issued at 2% premium, issued at 2% premium, interest rate 12%। अब बताओ KD क्या होगा भाई? KD क्या होगा? KD क्या होगा जल्दी से बताओ। सर 12% ना, 12 नहीं होगा तो कितना होगा? कंपनी को क्या मिला? सर कंपनी को 100 रुपए मिले ना भाई ना, 100 नहीं मिले। कितने मिले? 100 की फेस वैल्यू का डिवेंचर कितने पे इशू किया गया? 2% प्रीमियम पे, यानी कंपनी को क्या मिला? 102। ओके 102 मिला, तो सर इस पे क्या दिया? 12%। क्या 102 का 12% आएगा? ना ना ना, तो किसका आएगा? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑलवेज फेस वैल्यू पे होती है, इनफैक्ट पेड अप वैल्यू पे होती है, बट मैं यहाँ पे पेड अप वैल्यू अलग ले नहीं रहा हूं, इसलिए सीधा बोल रहा हूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑलवेज फेस वैल्यू पे होती है। तो जो ये 12% है ये किसका 12% होगा? 100 का। 100 का 12% कितना होगा? 12। मुझे मिला 102 रुपए, 102 मिला, लेकिन पे अभी भी 12 ही किया। परसेंटेज में लेने पे यह डेफिनेटली 12% से क्या आएगा? कम आएगा। देखते हैं कैलकुलेट करके। 12 डिवाइड बाय 102 परसेंटेज में लिया तो ये आंसर है 11.76%। हाँ सर हाँ, अब बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ सर ये नेट प्रोसीड का मतलब है कंपनी को क्या मिला, वो नेट प्रोसीड्स है। सर ये भी बड़ा सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। और भी कोई केस बन सकते हैं। हाँ अगला तो बिल्कुल आप वही जो आप सोच रहे हो, प्रीमियम की जगह क्या हो? डिस्काउंट हो, डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करता हूँ। सर और आगे मतलब? चिंता ना करें अभी बताता हूँ। देखो कैसे। आज अगर मैंने ये 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर 2% प्रीमियम पे इशू किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 12% रखता हूं। एक पॉइंट में और ऐड कर देता हूं। कौन सा एक पॉइंट? ये देखिएगा। अब मैं कहता हूं कि इशू के एक्सपेंसेस जो है, इशू एक्सपेंसेस वो है 1%। ये क्या हुआ? ऑफ फेस वैल्यू, 1% ऑफ फेस वैल्यू। ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ? 1% ऑफ फेस वैल्यू का मतलब ये हुआ
कि जिसको भी मैंने डिबेंचर इशू करने के लिए कहा, मतलब जो भी इंटरमीडिएटर थे उनको मैंने कहा, हो सकता है वो अंडरराइटर हो, कोई सा भी क्यों ना हो, किसी भी नेचर का कोई भी एक्सपेंस क्यों ना हो, जो इशू से रिलेटेड एक्सपेंस है उसका अमाउंट है फेस वैल्यू का 1%, 100 का 1% तो क्या हो गया, एक्सपेंस लग गया। अब बताओ 100 की फेस वैल्यू, इशू किया कितने पे, 102% प्रीमियम यानी 102 पे, जिसमें 1 रुपए तो क्या लग गया, इशू का एक्सपेंस, कंपनी के पॉकेट में क्या आ रहा है, 101 ओनली, तो नेट प्रोसीड्स कितना होगा, 101, लेकिन इंटरेस्ट अभी भी कितना जाएगा, फेस वैल्यू का 12% यानी कि 12, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 101 इंटू 100, तो ये आंसर क्या आया, 12 डिवाइड बाय 101 इंटू 100, ये आया 11.88%। ओके राइट सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, अच्छे से समझ में कोई दिक्कत नहीं आई। तो सर क्यों ना आप इसका कुछ फॉर्मूला लिख दो। यस, क्यों नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखते हैं। किसका फॉर्मूला, ये देखिएगा भाई, ये जो नेट प्रोसीड्स है ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये यहां लिख देता हूं, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कोई भी इश्यू से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो अगर हम इश्यू प्राइस में से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड। सीधा सा बात, सीधी सी बात, कोई टेंशन नहीं लेने का, कंपनी के पॉकेट में जो आया वही क्या है, नेट प्रोसीड्स है। ओके, तो ये इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमें इश्यू प्राइस दिया हुआ हो, फ्लोटेशन कॉस्ट या इश्यू एक्सपेंस दिया हुआ हो, तो उसको पहले डिडक्ट कर दो, जो बचेगा वही क्या होगा, नेट प्रोसीड्स। क्लियर, आप लोग इसे जल्दी से लिख लें, आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी पहले आप इसको लिखें, फिर आप केवल इतना लिखने के बाद ये एग्जाम्पल लिख लें, उसके बाद की बातें मैं भी और करता हूँ, टैक्स का फैक्टर भी लेके आता हूँ, टैक्स के फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी समझाऊंगा। क्विकली लिख लीजिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आप आगे देखिएगा, मैं आपको अगला एग्जाम्पल देके समझाता हूं टैक्स का इंपैक्ट क्या रहेगा। मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लेते हैं कि कंपनी के पास 10% डिवेंचर्स है जिसकी फेस वैल्यू 100 है, टोटल डिवेंचर्स का अमाउंट है ₹2 लाख, यानी कि 10% इंटरेस्ट रेट वाले जिनकी फेस वैल्यू ₹100 है, टोटल डिवेंचर्स का अमाउंट ₹2 लाख है। ये अमाउंट का मतलब ये उनकी फेस वैल्यू है। इन डिवेंचर्स को इशू किया गया था एट पार, जिनकी टैक्स रेट, इनफैक्ट कंपनी की जो टैक्स रेट है वो कितनी है, 30%। आपको पूछा गया केडी आफ्टर टैक्स कितना होगा। सर इसमें क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं टैक्स का इंपैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नथिंग एल्स। फर्स्ट केस में आपको इसको टैक्स का इंपैक्ट समझाने के लिए मैं आगे पहले कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूं। मान लेते हैं किसी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 होता है, इनफैक्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50,000 होता है। अगर इस कंपनी में डिवेंचर्स नहीं हो, यानी डेट ना हो, तो क्या होगा, और डेट हो, ये वाले डेट हो, तो क्या होगा। देखो आज इस कंपनी के पास डिवेंचर्स हैं इशू किए हुए, तो इस 2 लाख का 10% 20,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इस इंटरेस्ट को लेस करने पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, 30,000। टैक्स 30%, कंपनी 30,000 के प्रॉफिट पे 30% 9,000 का टैक्स पे करेगी, और पीटी कितना आएगा, 21,000। अब सोचो अगर ये डिवेंचर्स नहीं होते तो क्या होता, डिवेंचर्स नहीं होते तो क्या होता, सर क्या होता, 50,000 की इनकम होती, लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि नो डेट इट मींस नो इंटरेस्ट। अगर कंपनी ने फंड डेट की जगह कहीं और से लिया होता, इक्विटी शेयर इशू करके लिया होता, तो इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही रहता जो कि ये था 50,000। अब टैक्स के रेट तो 30% है, 50,000 का 30% 15,000, और पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 35,000। अब ये देखिएगा इस डिवेंचर ने क्या चेंज लाया, इसकी वजह से क्या चेंज आया। सर चेंज तो ये आया इंटरेस्ट का, यहां नो इंटरेस्ट था, यहां 20,000, लेकिन आप देखो इंटरेस्ट 20,000 पे जरूर किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट 20,000 का नहीं आया। ये देखो आप कितना आया, नेट डिफरेंस
is rupees 14,000 only, not 20,000. सर ये क्या जादू हो गया? अरे ये कोई जादू जादू नहीं हुआ। आप देखो टैक्स की रेट 30% फिक्स थी ना कि अमाउंट, यहाँ टैक्स की रेट 30% है तो अमाउंट इस 30,000 का 30% और इस 50,000 का 30%। इंटरेस्ट ने प्रॉफिट को कम किया और कम प्रॉफिट पे टैक्स भी कम पे करना पड़ा। टैक्स कम पे करने की वजह से यहां की कंपैरिजन में जब हम यहां आए तो 6,000 की टैक्स की सेविंग्स हो गई और टैक्स के सेविंग्स की वजह से जो 20,000 दिख रहा था आउटफ्लो कि हमारी कॉस्ट 20,000 और 20 नहीं रही, 6 की कॉस्ट सेविंग हो गई। सेविंग होते नेट कितना इंपैक्ट आया? 14,000। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इफेक्टिवली इस डिबेंचर्स की वजह से एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं अगर जाऊं एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कितना इफेक्टिव बर्डन रहा? 20,000 की 14,000? यस 14,000। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ने टैक्स की सेविंग कर ली। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ये देखो केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट, ये देखो मैंने यहां लिखा था फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। क्यों क्या इंटू 1 माइनस टी? देखो अभी सामने आ जाएगा। 20,000 का इंटरेस्ट 1 माइनस टी का मतलब इसने 30% टैक्स की सेविंग कर ली। जहां पे मैं जो टी लिखता हूं ये टैक्स की रेट है, मैं यहां लिख देता हूं टी बोले तो टैक्स रेट पॉइंट्स में रहेगी। 1 माइनस 0.3 करने का मतलब हो गया 0.3 बच जाएगा, जाएगा कितना? 0.7। तो 20,000 का 0.7 यानी कि 70% कितना हो गया? 14,000। लेकिन कंपनी को मिला कितना? सर 2 लाख के डिबेंचर इशूड एट पार है तो 2 लाख ही मिले और परसेंटेज में लेने के लिए इंटू 100 तो आंसर आया 14,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आया भाई? 7%। 7% केडी आफ्टर टैक्स आ गया। यही केडी बिफोर टैक्स निकालना होता तो ये टैक्स का इंपैक्ट नहीं देते। क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आप केडी आफ्टर टैक्स जरूर निकालेंगे। जो कैलकुलेशन मैंने यहां की मैं आपको उसके बारे में एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, वो ये, अगर आप चाहो तो इस केडी की कैलकुलेशन, अगर आप चाहो तो इस केडी की कैलकुलेशन करते समय टोटल अमाउंट ना लेके एक डिबेंचर्स की कैलकुलेशन भी कर सकते थे। एक डिबेंचर की कैलकुलेशन सर कैसे? मैं काम करता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूं और देखिएगा आज मैं ये सारी कैलकुलेशन टोटल डिबेंचर पे ना लेके एक पे लेता तो एक डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट? 100 का 10% यानी 10 रुपए इंटू टैक्स रेट 1 माइनस टैक्स रेट 0.3 डिवाइड बाय करते समय जो नेट प्रोसीड लगाऊंगा वो भी एक डिबेंचर का लगाऊंगा। 100 की फेस वैल्यू एट पार इशू है यानी 100 का 100 ही रहेगा। परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया। नेट आंसर अभी भी क्या आया? 7%। अच्छा सर बात समझ में आई, हमारे दिमाग में ये बात समझ में आई कि जो इंटरेस्ट रेट होती है उसमें से टैक्स रेट हटा दो केडी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ना बेटा ना। क्यों? ये तो तब सही है जब डिवेंचर्स एट पार इशू किए जाए और नेट प्रोसीड्स भी उतना हो तब। लेकिन फिर वही कहानी, अगर मान लो डिवेंचर्स क्या हो, इशू अदर देन एट पार हो, या फिर मैं ऐसा कहूं नेट प्रोसीड्स अलग हो, किसकी वजह से? फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से, तो आंसर में चेंज आ सकता है। मैं एक एक करके कुछ चेंज लाऊंगा और बताता हूं आपको, आप ये लिखते चले साथ साथ। अगर यहां पे इसके इसमें मैं छोटा सा ये चेंज करूं, डिबेंचर्स वर इशूड एट 5% प्रीमियम, अगर ऐसा हो प्रीमियम पे हो तो क्या होगा? तो फिर आंसर ये नहीं होगा, तो इसकी जगह आंसर क्या होगा? मैं चाहूंगा कि हम एक ही डिबेंचर्स पे करें। अगर डिबेंचर इशू किया जाए 5% प्रीमियम, इंटरेस्ट आज भी फेस वैल्यू यानी 100 का 10% देना पड़ेगा। 100 का 10% यानी 10
टैक्स की रेट वही है 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय क्या, कंपनी को क्या मिला, नेट प्रोसीड्स कितनी थी, 100 का डिबेंचर 5% प्रीमियम पे इशू किया, इशू के कोई एक्सपेंस नहीं दिए हुए, एक्सपेंस को करो इग्नोर, 100 का 5% ऐड करने पे आ गया 105 और इनटू 100 करने पे नेट आंसर आया 7/105 इनटू 100 और चेक करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, और ये आ रहा है 6.6666666 यानी बाहर तो मैंने लिख दिया 6.67%। सर और भी कोई केस बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। मान लो मैं यहां पे ये बात कह दूं, क्या कह दूं, अगर यहां पे डिबेंचर्स 5% प्रीमियम के साथ में एक लाइन और लिखी हो, वो ये मैं यहां लिख देता हूं, व्हाट वुड बी योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ issue expenses were 2% of face value, अगर issue expenses 2% of face value होता तो क्या होता, करें खुद करें, मैं सीधा आंसर लिखता हूं, क्या होगा सर, नेट प्रोसीड्स चेंज हो जाएगा, नेट प्रोसीड्स कितना होगा, नेट प्रोसीड्स कितना होगा 100 का फेस वैल्यू, इशू किया गया 5% प्रीमियम पे, 105 हुआ, माइनस करेंगे इशू के एक्सपेंस जो कि है 2% फेस वैल्यू का, 100 का 2% हुआ 2, 105 में से 2 डिडक्ट किया तो नेट प्रोसीड्स आया 103, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7 डिवाइड बाय 103 इनटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा KD आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू 6.796%, या आप इसे कह सकते हैं 6.8%। क्लियर? हाँ सर, हाँ समझ में आ गई बात, ये तो बड़ा आसान है सर, मैं भी तो कह रहा हूं ये बहुत ही आसान है, इतना आसान जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। तो सर अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हमने इरिडीमेबल डिबेंचर्स का कैलकुलेट किया, अब किसका कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का। क्लियर है? तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन देना है वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, एक बार आप आज इतना ही लिख लो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बना के किसके बारे में समझा दूंगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स। ऑल्दो आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा रहे, मैं छोटे छोटे वीडियो ही बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।